प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली का ताज संभाले 1 महीना हो गया। इन 30 दिनों में कहीं मोदी की वाहवाही हुई, कहीं उनके फैसलों पर सवाल उठे, कहीं अच्छे दिनों की उम्मीदें जगी तो कहीं बुरे दिनों की आहट सुनाई पड़ी। 30 दिन में मोदी सरकार ने तारीफ भी बटोरी, आलोचना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए खुद को मजदूर नंबर 1 कहा था। लोगों ने उस मजदूर को हिंदुस्तान का सरताज बना दिया। अपनी हुकूमत के पहले महीने में मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो लीक से हट कर रहे। छब्बीस को शपथ ली, 27 को साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पर जाकर कामकाज संभाला और 28 को मोदी कैबिनेट का पहला फैसला आया, मानो अच्छे दिनों की पहली किश्त आई। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक विदेशों में भारत का 29,70,000 करोड़ रुपया काले धन के तौर पर जमा है। पीएम बनने के बाद उनके कैबिनेट ने पहला फैसला ये लिया कि काले धन को निकालने के लिए एसआईटी बना दी, जिसमें पहली कामयाबी ये मिली कि स्विस बैंक में काले धन का कुछ पता चलने लगा है। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। देश की जनता चाहती थी कि विदेशों में जो भारतीयों का काला धन जमा है विदेशी बैंकों में, वो वापस लाना चाहिए। एसआईटी बना करके देश की जनता को एक विश्वास दिलाने का काम किया है और उस पर काम तेज गति से प्रारंभ हो गया है। काले धन पर बड़ा मन दिखाया तो जिस गंगा मैया के बुलाने पर मोदी धर्म नगरी काशी पहुंचे थे, उनकी सफाई के लिए एक्शन प्लान बनाया। उस एक्शन प्लान ने काम करना शुरू भी कर दिया है और अब मंत्री उमा भारती ने कामकाज में तेजी लाने के लिए सचिवों का एक समूह बना दिया है। गंगा के पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई कमी कहीं लगती नहीं है, बस एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग की कमी थी जो मोदी जी ने तय कर दी कि होगी वो, और इस दृष्टि से हमने सचिवों को जोड़ लिया है, मंत्रालय आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि सरकार मतलब मंत्री और मंत्री मतलब कोई नियम कानून नहीं। मोदी ने 1 महीने के भीतर अपने मंत्रियों को इस बात का एहसास करा दिया कि सबसे ज्यादा काम उन्हें ही करना है। वो दिन गए जब घर से बैठकर मंत्री जी हुक्म से सरकार चलाते थे। मोदी ने अपने सख्त तेवर तो तभी दिखा दिए जब बहुमत के बावजूद ये तय कर लिया कि उनके मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा। जहां मनमोहन सिंह के राज में 51 विभागों के लिए 68 मंत्री काम कर रहे थे, वहीं मोदी ने 52 विभागों के लिए सिर्फ 45 मंत्री रखे। यूपीए 2 के भारी भरकम मंत्रिमंडल के मुकाबले नरेंद्र मोदी ने अपने साथ सिर्फ 45 मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। छोटे आकार का मंत्रिमंडल का गठन करके नरेंद्र मोदी ने जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के एजेंडे पर कायम है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने अपनी पहचान एक सीईओ की तरह बनाई। दिल्ली पहुंचकर भी उस पहचान की झलक दिखी। मोदी ने पहले महीने में ही ये इशारा कर दिया कि उन्हें काम चाहिए और तय समय के अंदर। महंगाई पर मंत्रियों से प्रेजेंटेशन मांगा तो साथ ही उन्हें नए आइडियाज पर काम करने के लिए तैयार किया। मैं कह सकता हूं कि 1 महीने के अंदर हमने एक ऐसा वर्क कल्चर विकसित किया है कि जिसके आधार पर आम जनता को लगने लगा है कि ये सरकार काम करने वाली है और भविष्य में कुछ इसका परिणामदायक काम होगा। एक तरफ मोदी ने 77 सचिवों से मुलाकात करके पहले ही ये साफ कर दिया कि वो काम करने के लिए किसी से आइडिया ले सकते हैं, तो पुरानी सरकार के मंत्री समूहों को भंग कर ये साफ कर दिया कि परंपरा की घिसी पिटी लकीर पर दौड़ना उनकी आदत नहीं।
चाहे घरेलू मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय पिच पर शानदार पारी खेलने की कोशिश, मोदी ने बिल्कुल शुरुआत से ही ये झलक दे दी कि वो कुछ नया करना चाहते हैं। तभी तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से सीधे बात कर कड़वे रिश्तों के बुरे दिन को अच्छे दिन में बदलने की कोशिश की। Today I had a good and constructive meeting with Prime Minister Modi this afternoon. It was held in a warm and cordial atmosphere. We agreed that our meeting in New Delhi should be a historic opportunity for both our countries. मोदी खुद को कई बार वर्कोहलिक कह चुके हैं, यानी काम में डूबा हुआ। बतौर प्रधानमंत्री यह दिख भी रहा है। मंत्रियों तक भी यह संदेश पहुंचा दिया गया कि 60 दिनों में संपत्ति का ब्यौरा दें और हिंदुस्तान को यह पैगाम कि अब सत्यमेव जयते से आगे श्रममेव जयते का दौर आ चुका है। एक महीने में मोदी ने यह झलक दिखाने की कोशिश जरूर की कि अगले 59 महीनों तक वो कैसे काम करने वाले हैं, लेकिन इस झलक में कुछ ऐसा भी है जिसे शायद मोदी भी देखना पसंद नहीं करेंगे। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ फैसले दमदार थे तो कुछ फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई। मोदी सरकार के पहले महीने में भी महंगाई बढ़ती नजर आई, तो कहीं मंत्रियों के चलते भी सरकार की छीछालेदर हुई। फिलहाल तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर मचा घमासान सरकार की नई मुसीबत बना हुआ है। 30 दिन में ही कुछ विवादास्पद मसले सरकार के गले की हड्डी बन गए। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया उनको भी, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी यकीन होने लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी तो लोग गांधीनगर से मोदी जी को दिल्ली ले आए। अच्छे दिन, अच्छे दिन। लेकिन दिल्ली आते आते अच्छे दिनों पर 1 महीने में ही सवाल उठने लगे। दो साल पहले मनमोहन सरकार ने जब रेल किराया बढ़ाया था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने किराया बढ़ोतरी के खिलाफ पीएम को खत लिखा था। लेकिन अब खुद ही बजट से पहले पुरानी सरकार के फैसले के नाम पर रेल किराया बढ़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बढ़ा किराया लागू होने के 2 घंटे बाद ही डिब्रूगढ़ राजधानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जाने कहां गई महंगी रेल की वो सुरक्षा जिसमें इंसान की जिंदगी बेहद सस्ती हो गई। कहीं कोई खामी है सेफ्टी से संबंधित, संरक्षा से संबंधित, तो उससे सबक सीखना चाहिए। हमने अपने समय में रेल की दुर्घटनाओं से काफ़ी सबक लिया और उसमें रेलवे की संरक्षा पर जोर दिया था। रेलवे सेफ्टी प्लान बना था, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया था और पुरानी पटरियों का नवीकरण, रिन्यूअल, सिग्नल का रिन्यूअल, सारा सब कुछ किया गया था, रिप्लेसमेंट। अब नई सरकार आई है, इसको रेलवे में सेफ्टी पर पूरा जोर देना चाहिए। कड़वी दवाओं की खुराक पिलाकर देश की माली हालत ठीक करने का दावा तो मोदी ने कर दिया, लेकिन 1 महीने में कुछ होता नहीं दिख रहा। ऐसे आसार दिख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल महंगे होंगे। अभी 3 महीने तक गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने के संकेत हैं। जबकि चीनी कहीं 2 रुपए तो कहीं 1 रुपए महंगी हो गई है। सब्जियों के महंगे होने की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। सरकार की दलील है कि वो तो मनमोहन सरकार के किए को भुगत रही है, लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी की कलई खुलने लगी है। मोदी जी के अच्छे दिन हैं, चूंकि सत्ता में बैठ गए। देश की जनता का अच्छा दिन नहीं, बुरा दिन आ गया, और बुरा दिन और डार्क आने वाला है। अभी मोदी सरकार बनी नहीं कि मंत्रियों का विवाद शुरू हो गया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कागजों के ढेर से शपथ पत्रों का प्रेत निकल आया। 2004 लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीए पास बताया था, लेकिन लगता है कि 2014 आते आते मामला बदल गया है। 10 साल में स्मृति ईरानी महज 12वीं पास रह गई।
शिक्षा मंत्री शिक्षा पर फंस गईं, तो रसायन और उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल पर 2011 में लगे बलात्कार के आरोप का एक जिन्न मंडराने लगा। मेघवाल मंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार की नैतिक छवि का क्या होगा। नो कमेंट्स। बीजेपी तो शुरू से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 की विरोधी रही है। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने धारा 370 को खत्म करने का सवाल उठाया तो बवंडर मच गया। थक हार कर सरकार को इस मसले को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। ना जम्मू कश्मीर किसी की जागीर है, ना ये मुल्क किसी का जागीर है। जितना जम्मू कश्मीर सबका है, उसी तरह ये मुल्क सबका है और आरएसएस वाले जो हैं इस मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर से जान छूटी तो हिंदी में फंस गई। गृह मंत्रालय की तरफ से हिंदी में कामकाज का सर्कुलर जारी हुआ तो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक सरकार का विरोध शुरू हो गया। लेकिन सरकार उससे ज्यादा कांग्रेस के दौर में बनाए गए राज्यपालों को हटाने को लेकर उलझती चली गई और अंजाम ये हुआ कि सरकार की छवि काम से ज्यादा तमाम उलझनों में फंसी हुई बनने लगी। एक महीना किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए बहुत कम समय होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोगों की उम्मीदें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दी थी कि लोग जल्दी से जल्दी अच्छे दिन आते हुए देखना चाहते हैं। लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा सबब महंगाई है और फिलहाल इससे कोई राहत नहीं मिली है। तेल से लेकर चीनी तक फिलहाल तो कड़वी दवा का घूंट ही पीने को मिला है, लेकिन लोगों की उम्मीदें बरकरार हैं। मौसमी सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। मोदी सरकार के 30 दिन के भीतर 3 घटनाएं हुई, एक देश में, दूसरी विदेश में और तीसरी आसमान में। देश में बिजली संकट, विदेश में तेल संकट, आसमान से मॉनसून का संकट। ये तीनों ही मोदी के सामने वो चुनौती हैं जिनसे पार पाए बगैर अच्छे दिन शायद ही आ पाए। इराक में आग लगी और आज हिंदुस्तान तक आई। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के 1 महीने भी पूरे नहीं हुए कि इराक का संकट गहरा गया और इसके साथ तेल को लेकर बढ़ गई भारत की मुसीबत। इराक में चल रहा गृह युद्ध इराक के लिए तो बहुत बड़ा संकट है ही, लेकिन भारत के लिए भी किसी सरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि इसकी तपिश अगर तेल की कीमतों तक पहुंचती है तो इसे काबू करना मोदी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अगर वहां से तेल पर किसी तरह की दिक्कत बढ़ी तो भारत सरकार को महंगाई रोकना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके बाद मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन के वादे को सच करना आसान नहीं होगा। सरकार के सामने पहले 30 दिन में ही दूसरी बड़ी चुनौती खराब मॉनसून की आहट भी है। इस साल जून में बारिश पिछले 100 साल में सबसे कम आंकी गई है। ये कमी करीब 37% की है। अगर आगे भी यही हाल बना रहा तो इसका असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन चीनी के दाम बढ़ाने वाले खाद्य मंत्री का कहना है कि कीमत नहीं बढ़ेगी। अब जब दाम बढ़ने का कोई उसमें मतलब नहीं है। हमारे पास में 20 टन एक्स्ट्रा जगह है कि जो है शुगर पड़ा हुआ है, दाम बढ़ने का सवाल कहाँ आता है? आपको भरोसा है कि दाम नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आपने देखा ना 2 दिन प्याज का जो कहते हैं कितना हल्ला हुआ, जबकि मार्केट में हमने उस समय में भी कहा था कि प्याज की हमारे पास में कमी नहीं है। तेल से पानी तक बढ़ती चुनौतियों के बाद तीसरी चुनौती बिजली की है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 3 साल में घर घर बिजली पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन दिल्ली में ही बिजली का इंतजाम करने में सरकार जिस तरफ पानी पानी हो रही है, इससे साफ है कि पूरे देश को रोशनी में नहलाना अभी दूर की कौड़ी है। ऋचा रावत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्री अपनी पसंद के निजी सचिव भी नहीं रख पाए, यहां तक कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले महीने में ही अपने सांसदों मंत्रियों के लिए नैतिकता की वो लक्ष्मण रेखा खींच दी जिससे बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के वक्त ही मोदी ने अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि जिन वादों का ब्लैंक चेक वो देश को देकर संसद में आए हैं, लोग उसे 5 साल में भुना सकते हैं और इसके लिए मोदी कुछ भी कर। हालांकि मेहनत की पराकाष्ठा के बावजूद पहले महीने में कई सवाल उठे, कुछ बवाल भी हुआ। फिर भी मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी है
कि वो न सिर्फ जमकर काम करें बल्कि कुछ आचार संहिता का भी पालन करें। मोदी ने अपने सांसदों से कहा है कि उनके पैर न छुएं, साथ ही पैर छूने की संस्कृति से बिल्कुल दूर रहें, यानी कांग्रेस की तरह व्यक्ति पूजा में न लगें। सांसद पार्टी प्रवक्ता की तरह बात ना करें, यानी नाहक बयानबाजी से बचें। सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दों पर मुकम्मल तैयारी के साथ आएं ताकि सदन में उनकी असरदार भूमिका हो। साथ ही ये भी कहा कि नए सांसद संसदीय प्रणाली को ठीक से समझें। और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई जो सामान्य सांसदों से जुड़ी हुई थी, उनके कार्यशैली के विषय में, संपर्क के संदर्भ में और तमाम जो मुद्दे सदन के दौरान उठ सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। मोदी ने सांसदों और मंत्रियों को यह नसीहत भी दी कि वो भाई भतीजावाद से दूर रहें और किसी हाल में अपने रिश्तेदारों को करीबी पद ना दें। जब उनकी पार्टी की ही बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत ने अपने पिता को क्षेत्र प्रतिनिधि बनाया तो मोदी ने उन्हें फोन कर समझा दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। प्रियंका को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ही हमको काम करना है। हमारे लिए वो सर्वोपरि है, जो उनका आदेश होगा सर्वोपरि है। संगठन में मजबूती प्रदान करना हम सभी छोटे कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य है। मोदी की तमाम नसीहतें मिशन 2019 के उस एजेंडे की तरफ बढ़ते कदम हैं जिनकी झलक महीने भर में ही मिल गई है। आज तक भी